लोक पहल प्रत्येक रविवार को अपना रविवासरी कार्यक्रम जो व्याख्यान माला के रूप में लेके आता है। पुनः इसका प्रसारण लोक पहल के यूट्यूब चैनल पर होता है और हम लोग अपनी पूरी जो प्रभावी संख्या है, हम 5-6 लाख लोगों के बीच अपनी बात को लेके पहुंचते हैं। 3 वर्ष से हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं और लोक पहल के हमारे जो माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं और आज के मुख्य वक्ता हमारे प्रोफेसर विश्वंभर सिंह जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। जैसा कि एक मान्य परंपरा है कि हम प्रारंभ में अपने लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं। हमारा लोक पहल का संक्षिप्त परिचय है। लोक पहल अपने 5 आदर्शों को लेकर के सामाजिक जीवन में अपनी यात्रा करता है और वो हमारे पंच महाभूत पंच आदर्श हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक पूज्य पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया के नाम से जिन्हें जानते हैं, वह लोक पहल के हमारे आदर्श हैं और लोक पहल उन्हीं के आदर्शों का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है और जो उनके सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार हैं, उन्हें लगातार प्रचारित और प्रसारित करने का सदप्रयास करता है। जैसे ही हमारे सम्मुख पूज्य रज्जू भैया जी का नाम आता है, तो त्याग और वैराग्य की वह विशाल प्रतिमूर्ति हमारे सम्मुख आ जाती है। रज्जू भैया जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकात्मकता के लिए अपना जीवन होम कर दिए हैं। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रयाग उनकी कर्म स्थली रही है और प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिकी के आप प्रोफेसर थे। आज अपनी पूरी चल अचल संपत्ति पूज्य रज्जू भैया ने और पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दी, दान दे दी है और यही नहीं, वो एक जमींदार परिवार से उनका संबंध था। उन्होंने अपनी पूरी कई संपत्तियां उनके 5 जो अनुज लोग थे, वो भी बहुत कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा में था, कोई भारतीय अभियांत्रिकी सेवा में था, लेकिन समूचा समर्पण, वह उदात्तता, वह राष्ट्रीयता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ऐसा हमारा कृतित्व रज्जू भैया का था, ऐसा महान महनीय व्यक्तित्व और कृतित्व रज्जू भैया का था, वो हमारे आदर्श है। दूसरे हमारे आदर्श हैं, जहां से आज हमारे प्रोफेसर विश्वंभर सिंह जी का व्याख्यान पाठे इस लोक पहल के मंच पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। वही उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिस्थापना जिसने की थी, जिनके कर कमलों से संपन्न हुआ, जिनके सहयोग से, जिनके सराहनीय प्रयासों से विश्वविद्यालय अपना आकार और स्वरूप ग्रहण कर पाया, वह महान व्यक्तित्व भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं लोक पहल के। मदन मोहन मालवीय का एक विशिष्ट परिचय है कि वो स्वदेशी के पुरोधा हैं। प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति भारत के लिए आवश्यक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका वृक्ष है, जो उनका आज विशाल आकार ग्रहण कर लिया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उस वह महनीय व्यक्तित्व, वह सृजन का शिल्पी लोक पहल का आदर्श है। आपने 1910 में हिंदू महासभा की स्थापना करके सनातन और राष्ट्र को एकात्मकता, एक राष्ट्र को एक अलग स्वर दिया, स्वदेशी दिया, स्वावलंबन दिया और ऐसे महामना हमारे आदर्श हैं। तीसरे हमारे जो महनीय आदर्श हैं, वह हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका ध्येय वाक्य था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, अंत्योदय और एकात्म मानववाद जिसका दर्शन था। अंत्योदय और एकात्म, अंत से उदय और एकात्म मानववाद। जब हम परिवार में जन्म लेते हैं, शिशु के रूप में होते हैं, तो हमारा परिवार में वो ममता का मनोरम मंदिर होता है। माता पिता के स्नेहिल संरक्षण में हमारा जीवन जब आगे बढ़ता है, तो जब उस परिवार से निकलते हैं, उस परिवार में जन्म लेते हैं, तो हमारी एक जाति होती है। जाति से निकलते हैं तो हमारा एक समाज होता है, समाज से निकलते हैं तो हमारा एक धर्म होता है और जो विशाल जो कैनवास है, जो विशाल संवास है, जो विशाल परिधि है, वह होता है राष्ट्र। तो व्यक्ति किस तरह राष्ट्र से एकाकार हो जाता है, यही एकात्म मानववाद है। यह एक सर्पीली आकृति है और व्यक्ति की अंतिम अवस्था है
जिसमें वो राष्ट्र में अपने को ट्रस्ट कर लेता है, राष्ट्र में अपने को स्थापित कर लेता है, उस एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के आदर्श हैं। सबसे एक महनीय नाम जुड़ता है जो 21वीं शताब्दी में जिसकी बहुत धमक और चमक है। सभी महापुरुषों के आपस में तुलना नहीं की जा सकती, एक से एक महनीय व्यक्तित्व, लेकिन लोक पहल का जो अद्वितीय नाम है वह है पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी। अवैधनाथ जी आज जो राम मंदिर का भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, वह गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी, उनके परम प्रिय शिष्य महंत अवैधनाथ जी। अवैधनाथ जी भारत के सांस्कृतिक आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता हैं और भारत में आज राम मंदिर का मंदिर कोई एक ईंट ग्यारे की दीवार नहीं है। मंदिर भारत की आत्मा में बसी हुई वो चेतना है जो हम राम के रूप में जिसकी हम उपासना करते हैं। मंदिर वह चेतना है, वह चैतन्य है जो राष्ट्र को कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक एक संरेख में जोड़ता है। उस मंदिर आंदोलन को प्रखर करके गोरक्ष पीठाधीश्वर ने सांस्कृतिक आजादी की दूसरी लड़ाई, जो हमारी मुख्य लड़ाई है, जो हमारी मानसिक अपंगता है, मानसिक गुलामी है, उस गुलामी से भारत को स्वतंत्रता की ओर हम स्वतंत्रता पा गए थे, सुराज नहीं पाए थे, क्योंकि विध्वंसकारियों ने हमारे मंदिरों का विध्वंस किया था। उस गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य पाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं। और एक रूप में ब्रह्मलीन महंत हमारे लिए और पूजनीय हो जाते हैं। उन्होंने अपना एक शिष्य और अपना एक स्वरूप, अपनी एक परंपरा गढ़ी जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के रूप में दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का अभूतपूर्व नेतृत्व, प्रशासनिक कौशल, त्याग और वैराग्य जो दिखाई दे रहा है, वह यह जो कुशल नेतृत्व है उसको भी गढ़ा था पूज्यपाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने। यह भी किसी किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह कितना महनीय कार्य था। राम मंदिर आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिणित कर देने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल, जिन्होंने नारा दिया विश्व हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़, और जो आज भव्य स्वरूप मंदिर का वो जो कलंक ढहा, जो ढहाया गया, जो विध्वंस हुआ, और हमारा एक नया दिव्य और भव्य स्वरूप में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भारतीयता का जागरण हुआ, क्योंकि भारत की पहचान राम की मर्यादा, कृष्ण के उत्कर्ष और शंकर के मानस से होती है। तो ऐसे पूज्य अशोक सिंघल जी हमारे आदर्श हैं। उन्हीं के आदर्शों को लेकर चलते हैं। हमारे मंच पर इस आभासी मंच पर दिखाई दे रहे हैं हमारे लोक पहल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जो आप प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े आर्थिक प्रकल्प स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। और हम सब कार्यकर्ता आपसे प्रेरणा लेते हैं और लोक पहल के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आंदोलन को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नीतियों को निस्वार्थ रूप से हम प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उसको संबल प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का सह 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 यात्री बन के, जीवंत यात्री बन के उसे हम और सजाते और संवारने का प्रयास करते हैं निस्वार्थ रूप से। ऐसा हमारा लोक पहल है। लोक पहल के हमारे अन्य जो महनीय कार्यकर्ता हैं, जिनके जो स्तंभ हैं, वह है प्रोफेसर अवनीश पार्थेडकर, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं, प्रोफेसर आलोक चौहान सर, प्रोफेसर संतोष सर, जो बीएचयू से ही है, आयुर्विज्ञान संस्थान में ही वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और हमारे डॉक्टर भावेश जी, हमारे जो महनीय हमारे कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर प्रोफेसर उदय भान सिंह, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु राज त्रिपाठी, सनी कुमार, जैसे अनेकानेक डॉक्टर, हमारे पूज्य बहुत ही श्रद्धेय आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, जिनका मैं नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में, चीन के क्वातांगो विश्वविद्यालय से डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, जैसे हमारे हजारों अनेकों कार्यकर्ताओं से मिलके हमारा लोक पहल, यह हमारा
समायोजित होता है और मैं प्रत्येक रविवार को हम लोग अपना कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ बहुत ही अभिनंदन जिनका मैं करता हूँ, लोक पहल परिवार की तरफ से डॉक्टर प्रोफेसर विश्वंभर सिंह जी का। आप प्रोफेसर हैं हमारे, बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो आप ऑटोलॉजी माने कान, राइनोलॉजी राइनोलॉजी माने नाक, और आप लैरिंगोलॉजी कहें तो गला, जो बहुत सामान्य शब्दों में आंख, कान और गला, और हम लोगों ने तो दूसरे रूप में इसका प्रचार प्रसार किया है। सर उसके विशेषज्ञ हैं, अध्येता हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा कि उसका नामकरण ही कर दिया, दिव्य दिव्य अंग जिसके पास हो, जो अपंगता से हटाकर दिव्यांगता दी है। अगर कोई सुन नहीं सकता तो सर का पाथे हम लोग उसी पर सुनेंगे कि मैं भी भारत सुनना चाहता हूं। कितनी बड़ी ये संवेदना है, और ये संवेदना एक ऐसे प्रोफेसर की है जिसने उसका अध्ययन किया है, आद्योपांत अध्ययन किया है, उसकी सामाजिक संवेदना से चेतना का निर्माण किया है कि अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, तो उसकी मनोदशा क्या होगी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए, वो सूर हमें स्मरण हो जाते हैं। वो दिव्यांगता थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को मीरा याद आ जाती हैं। तो ऐसे विषय पर, महनीय विषय पर पाठे देने के पहले मैं लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज की प्रस्तावकी और सर का विधिवत स्वागत करके आज के कार्यक्रम का समारंभ करें। भाई साहब, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब। नमस्कार। आज इस लोक पहल के आभासीय मंच पे प्रोफेसर विश्वंभर सिंह साहब का हम लोग स्वागत करते हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे श्रेष्ठ और नेक संस्थान के विद्वान हमारे इस आभासीय मंच से जुड़ रहे हैं। अभी जैसा डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा कि हम लोग अपने विषय पे मैं भी भारत सुनना चाहता हूँ, इस विषय को जानने के लिए, समझने के लिए और इस विषय पे चिंतन करने के लिए नाक, कान, गला का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर वो आदमी जो है हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होगा, तब उसके मन में ये विषय जा नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब से हमने कहा था कि ये विषय विद्यार्थियों के लिए है और हम लोग विद्यार्थियों से कोशिश करेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को तो एक मंच पे लाना भी बहुत कठिन हो जाता है। डॉक्टर संतोष जी ने डॉक्टर साहब का तो हाथ पकड़ा दिया, लेकिन खुद दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम कैसे क्या क्या करें, पकड़े, देखें उनको। तो ये सब भी चलता रहता है हम लोगों का, लेकिन हम सब लोग जो है इस विषय को ध्यान से सुने, क्योंकि आज ये हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि अभी डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा कि हमारे आदर्श पूज्य रज्जू भैया, अशोक जी, महंत वैद्यनाथ जी, दीनदयाल जी और मालवीय जी, ये लोग ही भारत को भारत बनाने के लिए अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेके जो प्रयास किया था, वो भारत भूमि की अनुकंपा और भारत भूमि को समझने की क्षमता हम लोगों के अंदर, और इस विषय को सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की ताकत हमारे अपने इन्हीं आदर्श पुरुषों और पूर्वजों से मिली है, जो वर्तमान भारत सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करके आज उसको यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। नहीं तो भारत इंडिया ही था और इंडिया जैसा ही रहता। हम बड़े भावुक भी हैं और अंदर से प्रसन्नता भी है कि बड़े भाई आशुतोष प्रताप सिंह जी, डॉक्टर हर्षमणि जी, उदय भान जी अनवरत हम लोगों का साहस बढ़ाते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, और युवाओं में भावेश द्विवेदी जी, अमित जैसे लोग हम लोगों को प्रोत्साहित करने का अवसर देते रहते हैं। तो ये आभासीय मंच विद्वानों का है, और विद्वानों के माध्यम से समाज के हर तबके को अपने विचारों से अवगत कराने का है। तो जितना हमारे लोगों का मन शुद्ध होगा, हमारे वक्ता का विचार अच्छा होगा और अच्छे मन से लोग सुनेंगे, उतना ही लोगों की भावनाएं सुदृढ़ होगी, और हमें विश्वास है कि भावनाएं सुदृढ़ होगी तो भारत सुदृढ़ होगा। और अब भारत इंडिया की तरफ कभी नहीं जाएगा, भारत भारत ही रहेगा, महाराज भरत का रहेगा, रघुकुल रीति जहां चलेगी
और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाएं स्थापित होंगी। भारत दुनिया में पूज्य होगा और उसी भारत को हम देखें, सुने और जाने। बहुत समय लेने के अपना और समय नहीं चाहता कि वक्ता का हम लें। हम अब मुख्य वक्ता से आग्रह करेंगे कि आएं और अपने विषय को प्रस्तुत करें। साथ में बाद में जैसा कि डॉक्टर साहब से बात हुई थी, 5-10 मिनट का जो समय रहेगा उसमें विषय की अगर कहीं किसी को कोई रुचि है, कोई उनके मन में बातें हैं, तो वो आप प्रश्नों के माध्यम से डॉक्टर साहब से चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अभिनंदन भाई साहब। डॉक्टर साहब का परिचय इतना विशाल है और इतनी आपकी एकेडमिक, आप इतने साउंड हैं और इतनी उन्नति है उसमें कि मैं क्या पढ़ूं। ये सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। आप इतने जगह मेंबर हैं, आपका इतना पब्लिकेशन है, आपके इतने जगह पर वो कॉन्फ्रेंसेस में, सिंपोजियम में, इतने जगह आपके अभिभाषण हो चुके हैं। आप ऑल इंडिया जनरल एक्स जनरल सेक्रेटरी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स वाइस प्रेसिडेंट यूपीएओआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ एंड गवर्निंग बॉडी मेंबर AIMS पटना। बहुत इतना लंबा चौड़ा है जिसको हम बता नहीं सकते। और डॉक्टर साहब का समय बहुत बड़ी कीमती है, हम सबको सुनना है और इसलिए सुनना है कि देश इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि हम अपनी पहुंच 5 से 6 लाख तक तो बहुत सहजता से रखते हैं। तो बड़ी विनम्रता और श्रद्धा के साथ, बड़े समादर के साथ प्रोफेसर विश्वंभर जी को, हम विश्वंभर सिंह जी भाई साहब को अपने इस आभासी मंच पर पूरे लोक पहल के तरफ से समादर और अभिनंदन के साथ आमंत्रित करता हूं कि भाई साहब आए और अपने पाथेय को प्रस्तुत करें। प्रोफेसर विश्वंभर सिंह जी। धन्यवाद सर। मेरी आवाज तो आ रही होगी स्पष्ट रूप से? जी आ रही है, सर, बहुत बिल्कुल आ रही है, बहुत स्पष्ट सुंदर आवाज आ रही है। ठीक है सर। तो परम पूज्य भारत माता और अपने इस लोक पहल के माननीय जो जिनको हम आगे रख करके चलने वाले संगठन हैं, रजू भैया जी, महामना मालवीय जी, दीनदयाल जी, पूज्य अवैधनाथ जी, श्री अशोक सिंघल जी, और आज उपस्थित जो हमारे डॉक्टर विजय सर हैं, उदयभान जी हैं, अखिलेश सर हैं और अन्य सभी जो लोक पहल के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। और लोक पहल का जैसा मैंने लोगो देखा तो उस पे संकल्प, सुशासन, समाधान और समृद्धि की दृष्टि से काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो अखिल भारतीय स्तर पर काम करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आज आप लोग मेरे एक मेडिकल विषय को सुनने के लिए तैयार हुए, जो ज्यादा सामाजिक तो नहीं है परंतु कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में इसका फर्क पड़ता है। तो चर्चा भी मैं वैसे ही रखना चाहूंगा ताकि वो आप तक पहुंच पाए और मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाऊं। जैसा कि हम में से सबको जीवन में कभी न कभी ऐसा लगा होगा कि हमें सुनने में तकलीफ हुई, तो जब हमको सबसे ज्यादा सर्दी होती है, कभी कभी जो हमको कान में गंदगी मैल जम जाती है तो हमको सुनाई देने में तकलीफ होने लगती है। कभी कभी हम बीमार होते हैं तो भी हमें कम सुनाई देता है और ऐसे में हमारा मन जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो। और आज का समय जहाँ पूरी तरह से IT की क्रांति है, कम्युनिकेशन का युग है, इस कम्युनिकेशन के युग में कोई व्यक्ति अपनी बात को कह ना पाए, सुन ना पाए, समझ ना पाए, ऐसी परिस्थिति अगर किसी के जीवन में उत्पन्न होती हो तो उसका जीवन कैसा होगा इसको हम थोड़ा महसूस कर सकते हैं। तो नाक कान गला विभाग का जो मेरा विभाग है उसका सबसे बड़ा काम सुनने और बोलने की क्षमता में सहयोग देना, और अन्य सेंसेस भी हैं इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। तो बोलने के लिए सुनना आवश्यक है। जो सुन नहीं पाएगा वो बोल नहीं पाएगा। तो मैंने आज का यह विषय जो चुना, मैं भारत सुनना चाहता हूँ, तो ये उन लोगों की करुण पुकार है जिन तक हम सरकार के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से, चिकित्सक होने के नाते कम पहुंच पाते हैं, और जहां पहुंच पाते हैं उनको हम कुछ हद तक ठीक कर पाते हैं और उस तक हम सबकी दृष्टि जाए, यह आवश्यक है। इस दृष्टि को बनाए रखने के लिए भी इस बार कुंभ के अंदर हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया था श्रवण कुंभ के माध्यम से, और उसमें भी लगभग 1,00,000-1,25,000 सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। हियरिंग एड्स भी करीब उसमें 10,000 लोगों तक पहुंचे और स्क्रीनिंग तो बहुत सारी हुई। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है
भारत के अंदर यह हम सबकी समझ में आए, और उम्र के साथ तो हम सब की आंखें कमजोर पड़ती हैं, वैसे सुनना भी कमजोर पड़ता है, तो इसकी स्वीकार्यता भी आए और ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं और उन तक सुविधाएं साधारण सी गोलियों के फॉर्म में भी नहीं पहुंच पाती, तो उन तक सुनाई के यंत्र पहुंचाना, और तमाम विभाग इस पे काम करते हैं, सोशल जस्टिस काम करता है, हेल्थ काम करता है, वृद्धजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय भी काम करता है, परंतु अभी हम मुश्किल से 10% लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बड़ी साधारण सी बात है कि हमको लगता है कि जो देख नहीं पाते उनका जीवन कठिन होता है, बिल्कुल होता है, परंतु जो सुन नहीं पाते उनका जीवन भी कठिन होता है, क्योंकि जो देख नहीं पाते वो सामान्यतः चीजों से दूर हो जाते हैं, व्यवस्थाओं से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो लोगों से भी दूर हो जाते हैं। तो हम अगर बात करें, जैसे कि ओटो राइनो लारिंगोलॉजी को भाई साहब ने बताया, तो उसको हम सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में, अपने लोगों के बीच कर्ण कंठ नासिका विज्ञान विभाग भी कहते हैं। तो उस विभाग के अंदर जो कर्ण का हिस्सा है, उसमें कभी भी जीवन के जो काल चक्र है, इसमें माँ के गर्भ के अंदर रहते हुए 8वें सप्ताह के आसपास सुनाई देने की क्षमता डेवलप हो जाती है। हम सब ने सुना है, अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में रहते चक्रव्यूह भेदने कैसे, यह सीखा था। सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं, हम सब सीखते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो कुछ पुस्तकों के कुछ पेपर्स की जानकारी के अनुसार हमारी मदर टंग, मातृभाषा जिसको हम कहते हैं, उसकी वोकैबुलरी लगभग 1 लाख शब्दों तक होती है। जी, 1 लाख शब्दों तक। तो इसका मतलब ये है, जो बच्चा जन्म से किसी भी कारण से सुनने में अक्षम है, तो जब वो पैदा हुआ उसी दिन वो अपनी मातृभाषा के कोश से लगभग 1 लाख शब्द पीछे होता है, और जब तक वो 6 या 7 साल का होता है, भले उसको कहानी सुनाने ना आती हो, लिखना ना आता हो, बहुत अच्छा पढ़ ना पाता हो, बहुत अच्छा समझ ना पाता हो, उसके कोश, जो आपकी मातृभाषा का कोश है, वो लगभग 6 से 7 लाख शब्दों तक पहुंच जाता है, बशर्ते कि उसकी मातृभाषा में इतने शब्द हों, अपनी में हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए कई बार हम चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही वह सारी शिक्षा जो उसको आगे जीवन में लेकर के जानी है, उसको समझ में आती हो या ना आती हो, हम उसके पास बैठ करके दादी नानी के कहानियों के फॉर्म में सुनाते आए हैं, और उसको लेकर के जो डेवलप होते हैं वो आगे जीवन में काम आते हैं, और हम सब परिवारों में यह देखने को मिलता है। मैं साधारण सी बात में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुनने की महत्ता क्या है। तो जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तो उसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में या कहीं जेनेटिक मेकअप अगर कहीं माँ बाप का ऐसा है कि उसके सुनने की क्षमता में कमी होगी, तो ऐसा हो सकता है। और ऐसे बच्चे जो कि पैदा होने के साथ सुन नहीं सकते, उनकी जांच की भी आज के डेट में व्यवस्था है, और ऐसा करने वाला एक संस्थान के रूप में उत्तर प्रदेश में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि अभी लगभग 2 महीने पहले पूरा हुआ। और मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहूंगा इसके साथ कि अभी अभी जिस दिन इस कार्यक्रम की बात हुई थी, उसी दिन केंद्र सरकार से एक टीम आई थी, जिसने उस जांच करने की और आगे की योजना के लिए हमारे केंद्र को भारत में एक केंद्र के रूप में चुना है, और अपग्रेडेड सेंटर फॉर हियरिंग स्क्रीनिंग हमको ऐसा मिलने जा रहा है। ऐसी चर्चा हुई है, अभी पूरा कागज नहीं आया है। तो हम लोगों ने ऐसा काम शुरू किया है जिसमें हम पैदा होने के 72 घंटे के अंदर बच्चे के सुनने की क्षमता कैसी है, इसकी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, 1 लाख शब्द तो उसके गए, और 1 साल वो पीछे हो गया। तो जितनी जल्दी बच्चा सुनने लगेगा, उतनी जल्दी बोलने लगेगा। इस दृष्टि से हमें यह जानना, उसके बचपन के प्रारंभिक 6 महीने के अंदर अगर हमें पता चल जाए, तो यह सबसे अच्छा होगा। यह आप सबकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता था। तो अगर जेनेटिक
कारण भी हो सकते हैं, या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान कुछ हो सकता है, या कुछ दवाओं की वजह से ऐसा हो सकता है, और पैदा होने के दौरान भी कभी कभी यह समस्या किसी बालक के साथ हो सकती है। कुछ लोगों के साथ यह समस्या जीवन के बीच में या आखिरी पड़ाव में भी जाकर के हो सकती है, अगर उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है। बहुत सारे कारण हैं सुनाई नहीं देने के, लेकिन जो बचपन से लेकर के आगे की उम्र तक हम चलें तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये सबसे कॉमन सेंसरी डेफिसिट है। सेंसरी डेफिसिट यानी कि हमारी जो सेंसरी एंड मोटर, काम करने की क्षमता, समझने की क्षमता, या किसी चीज को महसूस करने की क्षमता। तो सेंसरी जो सिस्टम है उसमें यह सबसे कॉमन डेफिसिट है, और लगभग दुनिया में एक समय के अंदर 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों को यह समस्या रहती है। क्षमा करेंगे, 25 करोड़ से ऊपर ऐसी समस्या रहती है। और भारत के अंदर देखें तो यह समस्या लगभग 1/10 इसका, लगभग 2.5 करोड़ लोगों के पास सुनने की समस्या लगातार बनी रहती है। और ऐसे में अगर मोटा मोटी इसको अगर हम देखें तो भारत की लगभग 5% जनता सुनने की क्षमता में कमी रखती है। ऐसा बहुत सारे स्टडीज के बाद हम लोग को पता चला है। तो यह एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या को पहचानना, इसके उपचार तक पहुंचना, और इस उपचार को ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर वनवासी क्षेत्रों तक पहुंचाना, यह हम सबका कर्तव्य बनता है। तो एक समय में लगभग 5% पॉपुलेशन अगर किसी न किसी प्रकार से नहीं सुन सकती, तो उसका समाधान देखने की जब नौबत आती है तो हम सब यह देख पाते हैं लगभग इसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उनको इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकते हैं, उनकी एजुकेशनल बैकवर्डनेस से उनको बचा सकते हैं, उनकी जो डिले है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, और उनकी जो समस्या है, जैसे कि सामान्यतः जो लोग दिव्यांग होते हैं, तो हम लोग तो, मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ काशी का ही रहने वाला हूँ, गांव आना जाना रहा, स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ा, तो हमारे साथ के भी लोग जो कमजोर लोग होते हैं उनको चिढ़ाते थे। तो जो सुन नहीं पाएगा उसको सामान्यतः बच्चे अपने से अलग कर देते हैं। तो एक सोशल आइसोलेशन जो होता है, जो वो बच्चा महसूस करता है, उस भावना से भी हम उसको बचा पाते हैं, और उसको किसी काम लायक बना पाते हैं, जीवन में वो सक्षम हो जाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कुछ बच्चों को अभी पिछले वर्षों में हमने आईआईटी और मेडिकल में सेलेक्ट होते हुए भी देखा है, और ये अन्य क्षेत्रों में तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो अगर इनको समय से इलाज मिल जाए, इनको पहचान लिया जाए, और इनको समय से वो व्यवस्था हो जाए, तो वो अच्छा कर सकते हैं, और हमारी आपकी तरह एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। इन समस्याओं को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए समय समय पे समाज में बहुत तरह की बातें उठती हैं, और बातों को उठाने का तरीका कई बार अपने समाज में पिक्चरों के माध्यम से, वैचारिक माध्यम से रहा है। तो ऐसे में हम अगर ध्यान दें तो हमें ध्यान आएगा कि एक पिक्चर आप सबके जमाने में आई होगी, आपको याद भी होगी, कोशिश। और अभी कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई थी, बर्फी। या हम अगर और पीछे जाएं तो आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, या इस प्रकार की बहुत सारी पिक्चर हैं। उन्होंने इस समस्या को एक बार रखने का प्रयास किया था कि ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है, कितना कठिन होता है, और इनको हम किस प्रकार से समाज पर एक बोझ की तौर से देखते हैं, तो ये बोझ ना बने, समाज के लिए काम कर सकें, समाज के लिए कुछ उपयोगी हो सके, इसके लिए इनकी समय पे पहचान और ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हमारे जो साइंस के लोग होंगे वो तो ये समझते हैं कई बार अलग अलग तरह के जेनेटिक कारण होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड, वो निर्भर करता है। लेकिन उन सब के बावजूद अगर समय पे पहचान लिया जाए तो ऐसे 50% तक बच्चों को हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा जो कारण हम लोगों ने देखा कि भाई जीवन के अन्य क्षणों में जाकर के किन्हीं किन्हीं प्रकार के रोगों की वजह से, किन्हीं प्रकार के इन्फेक्शन, दवाइयाँ, आज की डेट में नॉइस पोल्यूशन, इन सब की वजह से भी आज सुनने की समस्या में कमी आती है। और इन सब को भी हम लोग 50% तक करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ मरीज जिनको
टीबी का लंबा इलाज चला या लिवर का लंबा इलाज चला या कैंसर का लंबा इलाज चला, ऐसे सभी लोगों को भी हमने अभी रिहेबिलिटेट करने के लिए जो आज की डेट में सबसे बेहतरीन चीज उपलब्ध है, एक साइंस का इनोवेशन है जो 80 के दशक में आया और भारत के अंदर उसमें 90 के दशक से मुंबई में कुछ लोग काम कर रहे थे। अब कुछ दिनों पहले, लगभग आज से 20 साल पहले, कलाम साहब ने उसके लिए एक प्रोजेक्ट भी चालू किया कि हम भारत में कॉकलियर इम्प्लांट अपना बनाएंगे, जो कि अभी तक पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उस दिशा में आज कम से कम 200 से 300 चिकित्सक इस प्रक्रिया को करने वाले देश में हैं। और आपको जान करके ये प्रसन्नता होगी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नाक कान गला विभाग में हम सभी जो 4 लोग हैं इस प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं, कॉकलियर ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट कर पाते हैं। और ऐसे बच्चे लगभग 6 महीने के अंदर और उसके बाद के 1.5 साल में उन बातों को सुन, समझ और बोल सकते हैं जिनकी क्षमता उनके अंदर नहीं थी, जो कभी भी बोल सुन नहीं सकते थे और समाज के लिए किसी काम नहीं आते तो लेकिन उतने नहीं आते, तो कम से कम अब उनका जीवन बेहतर हो सकता है। मैं रुकना है क्या सर? नहीं सर, तो सर अपनी बात पूरी करें, सर अपनी बात पूरी करें। जी जी, तो इन तरह की तमाम तरह की जो बीमारियां हैं जिसमें कान में इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, उनकी वजह से लोग सुन नहीं पाते हैं, उनका जीवन भी खराब हो जाता है। और इसमें कई बार कंडक्टिव या तरह तरह की वजहों से यह बीमारियां बढ़ती हैं और हम अपने एक रोज के जीवन से कहीं ना कहीं जो कर सकते थे वो करने से दूर हो जाते हैं। ऐसे में हम लोग बहुत तरह के रिसर्चेस करते हैं और इन रिसर्चेस के माध्यम से बीच में हम लोगों ने यह भी निर्णय किया कि आज की परिस्थिति में भारत में इस ऑपरेशन के लिए जो सरकार 6 से 8 लाख रुपया देती है प्रति मरीज, और उस पूरे प्रक्रिया में उतना खर्चा होता है, उसको सरकारें देने की जो व्यवस्था बना रखी है उसको और सरल बनाने की आवश्यकता है और इन प्लांट्स को और सस्ता करने की आवश्यकता है और लोगों तक यह जानकारी पहुंचे कि जल्द से जल्द इसके बारे में जानकारी लें और उसको पूरा कर सकें, ताकि जो आने वाली जनरेशन के अंदर प्रति वर्ष जो 30,000 बच्चे भारत में ऐसे पैदा होते हैं जो कि सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, इनकी हम संख्या को घटा सकें, उनको क्षमतावान बना सकें और उनको आगे भी ले जा सकें। ऐसे में जो बीमारियों से उत्पन्न होने वाली सुनने समझने की क्षमता है, जो एक सर्टेन एज में 6-7 साल के बाद डेवलप होती है, जिसमें कान बहता रहता है, और सामान्यतः यह उन परिवारों में होता है जिनके पास इतनी सक्षमता नहीं होती कि वो दूर दूर रह सके। एक कमरे में ज्यादा लोग रहते हैं, एक कमरे के अंदर भारी संख्या में पूरा परिवार रहता है, तो उनको अक्सर सर्दी जुकाम होता है, उनको हम ध्यान भी नहीं देते और ध्यान नहीं देने की वजह से वो इन्फेक्शन परसिस्ट करता है और धीरे धीरे वो एक CSM नाम की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है और समय के साथ ऐसे लोगों में भी बहरापन होता है। लेकिन ये ट्रीटेबल है और इसके लिए भी सरकारी मदद हर प्रकार से उपलब्ध है। वैसे तो हम लोग के यहाँ अगर इस सर्जरी को कराना चाहेंगे तो बहुत कम लागत पे ये हो जाती है, परंतु बड़े अस्पतालों में इसका खर्च काफी आता है और ऐसे बच्चे क्लास में पीछे रह करके अपनी जो क्लासेस हैं उनको अटेंड नहीं कर पाते और समय के साथ वो कमजोर होते चले जाते हैं। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज ये हैं कि अगर ब्रेन में चला गया तो फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो चल नहीं पाएंगे, यह सारी बातें भी आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सारे पॉपुलेशन को यह समझना आवश्यक है कि जो कान से रिलेटेड बीमारियां हैं उनका इलाज समय पर हमें कर लेना चाहिए, उचित जगह जाकर के उसकी जांच करा लेनी चाहिए और उसके जांच के तरह तरह के माध्यम उपलब्ध हैं। ऐसा ना हो कि हम डिसेबिलिटी तक पहुंच जाएं और हम आगे कुछ करने लायक न रहें। तो डिसेबिलिटी तक ना पहुंचे, जहां हमारी कमजोरी है, जहां हम समझने की क्षमता से पीछे हो रहे हैं, तो उस स्तर पर ही उसको रोक लिया जाए और उसका ट्रीटमेंट हो सके। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में यह काफी कॉमन है, जो मिडिल एज के अंदर जो CSM की वजह से होने वाला बहरापन है। और शहरी क्षेत्रों में और जो इंडस्ट्रियल एरिया है
वहाँ नॉइस की वजह से होने वाला जो नॉइस पोल्यूशन है बहुत बड़ा समस्या है। आज की डेट में रात के 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते, म्यूजिक नहीं बजा सकते, यह कानून है। लेकिन कितने लोग पालन करते हैं हम सब जानते हैं। और उस कानून के रहते हुए भी उस कानून का पालन न करने वाले के लिए सजा का कोई प्राविधान नहीं। रिहायशी इलाकों के अंदर लगभग 60 डेसिबल तक का साउंड 10 बजे रात तक अलाउड है, लेकिन इस बात को मानने, जानने और अमल में लाने वाले कितने ही लोग हैं। और अगर आपने कंप्लेन कर भी दी पुलिस को तो आपके पास इसके लिए कोई सजा का प्राविधान है नहीं। तो आजकल लॉन्स के अंदर देर रात शादियां, म्यूजिक, हमारे यहाँ बहुत तेज गाने सुनने की आदत, मोबाइल लगा करके ट्रैक पे घूमने की आदत, गाड़ी चलाने की आदत, इन सभी चीजों को हम कहीं ना कहीं अगर कहें तो ये हमारी सुनने की क्षमता में प्रभाव लाते हैं। और उस दौरान तरह तरह की घटनाएं घटती हैं जो हम सब देखते हैं कि कभी ट्रैक पे कोई कट गया, कोई गाड़ी से लड़ गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया कुल मिलाकर के। और लंबे समय में जो ये विद्यार्थी है ना, जो ऐसा करते हैं तो उनका पढ़ने की क्षमता भी घटती है। और इससे कुछ प्रकार के ट्यूमर्स भी पहचान में आए हैं जो कि कान के द्वारा हमारे दिमाग के अंदर होने लगते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। लेकिन उस प्रोग्राम में अभी पिछले वर्ष तक और पिछले बजट तक भी सालाना 5 करोड़ रुपया पूरे देश के लिए सैंक्शन हुआ करता था, ऐसी एक जानकारी मेरे पास है। पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं है लेकिन यह जानकारी है। और इस बार सरकार ने पहली बार इसके लिए एक बड़ा बजट विचार किया है। और उसमें कहीं ना कहीं जो प्रयाग के अंदर, कुंभ के अंदर हम लोगों ने एक प्रयास किया था, उसकी एक रिपोर्ट भी हमने भेजी थी, शायद वह भी उनको पसंद आई होगी। तो भारत के अंदर 5-6 ऐसे संस्थानों को वो डेवलप करने जा रहे हैं ताकि हम स्पीच, लैंग्वेज एंड हियरिंग पर काम कर सकें। और हम सब जानते हैं कि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, और जो बोल नहीं सकता वो आगे कुछ कर नहीं सकता। भाषा और बोली के विषय में हम सबसे ज्यादा कौन समझता है। लेकिन इन सब विषयों को लेकर के पहली बार सरकार चेती है। और 2018 से जो सरकार ने एडिप स्कीम लॉन्च की थी, इसकी वजह से ही हम लोग ये बड़े इम्प्लांट प्रोग्राम्स कर पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे यह प्रोग्राम सरकारी रूप से सक्सेसफुली चल रहा है। और बाहर के देशों में बच्चों के लिए तो खैर वो इंश्योरेंस से करते हैं, बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी ये इम्प्लांट प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि एक 60 वर्ष के, 65 वर्ष के बाद जिनको सुनने में कमी आ गई, उनकी लाइफ लंबी है, उनके लिए भी सरकार प्रोवाइड करती है। अभी मेरा सिंगापुर जाना हुआ था, वहाँ देश के प्रत्येक नागरिक को यह व्यवस्था दी जाती है कि एक सर्टेन उम्र के बाद, जैसे कि अकेलापन होने लगता है, आप अगर सुन नहीं सकें, लोगों के बीच बैठ के बातें नहीं सुन सकें, तो आपको अकेलापन होने लगता है। तो उस अकेलेपन से दूर करने के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए, उनका मन ठीक रखने के लिए जो यह प्रोग्राम चल रहा है अन्य देशों में, समय के साथ हो सकता है कि हमारे भारत में भी शुरू हो। और भारत में तो अब इसको दिव्यांगता के रूप में पहचाना गया है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर सभी तरह की सरकार अन्य अन्य प्रोग्रामों से, एनएचएम के थ्रू, आरबीएसके के थ्रू इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक चीज की कमी है कि जो प्रोग्राम है इनके अंदर जो हियरिंग एड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसकी मदद से हम लोग यह कर सकते हैं ऑपरेशन तक के लिए, तो मान लीजिए उसमें आपके अभी जो कार्यक्रम आया है अपना आयुष्मान भारत का, उसमें भी है, छोटे ऑपरेशंस के लिए उसमें पैसे आ जाते हैं, बड़े ऑपरेशंस के लिए सीएम पीएम रिलीफ फंड से आ जाते हैं, एडिप से आ जाते हैं। परंतु जो हियरिंग एड है, जो कॉमन लोगों को जरूरी है, जो गरीब लोगों को भी आवश्यक है, उसको देने की जो व्यवस्था है, बांटने की जो व्यवस्था है, वह बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। या तो वो ब्लॉक पर दी जाती है, या डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डिसेबिलिटी अफसर्स हैं उनको दी जाती है। मेरा एक कहना है कि कम से कम जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेजेस में जो नाक कान गला विभाग है, उसको प्रतिदिन के लिए कम से कम 5 से 10 हियरिंग एड के हिसाब से वर्किंग डेज के हियरिंग एड की संतुति देनी चाहिए कि उनको
वहीं से डिस्पेंस हो जाए। 5-10 हियरिंग एड होने चाहिए माने प्रतिदिन, ताकि वो बुजुर्ग जो आया ग्रामीण क्षेत्र से आया, हमारे पास काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मिर्जापुर से आया, तो आया तो उसको हमने जांच किया तो एक हियरिंग एड हमने देने की क्षमता रहे, हम उसे दे सकें। नहीं तो हम उसको बोलते हैं भैया बाजार से खरीद लो, बाजार से खरीदने की उसकी क्षमता नहीं होती, किसी स्कीम में मिलता नहीं। अब फिर उसको बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी अफसर के पास चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी अफसर दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी तक वो पहुंच नहीं पाता, पहुंच जाता है तो समाधान नहीं हो पाता। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, समय की भी अपनी मर्यादा है। मैंने कुछ विषय आप सबके सम्मुख सुनाई के संदर्भ में रखे हैं, और मैं आपको बताना यह भी चाहूंगा कि अभी हम लोग जो है भारत में ऐसे संस्थान हैं जो कि कुछ नए तरीके से हियरिंग स्क्रीनिंग करने वाले हैं, जो कि वो अभी भारत के लिए अनूठा होगा, और हम जल्द से जल्द ऐसे मरीजों की पहचान भी कर पाएंगे, और यह इलाज और सस्ता हो सके इसके लिए जेनेटिक रिसर्च भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, और जेनेटिक मेथड से भी इसको हम ट्रीट कर पाए, जैसा कि चाइना में एक आध जगह और अमेरिका में एक आध जगह चालू हुआ है। इसकी भी हम लोगों ने प्रस्तावना रखी है। समय के साथ हम सब मिल करके, समाज के साथ मिल करके लोगों को यह बताएं कि इन समस्याओं का समय से इलाज करना, साधारण सी सर्दी बुखार का भी समय से इलाज करना, और ऐसी दवाओं का प्रयोग नहीं करना जिससे सुनाई देने में की क्षमता में फर्क पड़ सकता है। और बच्चा पैदा हो तो उसके साथ जैसे हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं, वैसे अर्ली न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो भारत सरकार भी चला रही है, 2018 से डिक्लेयर कर रखा है, उसके तहत हम बच्चों की जांच भी कराएं और उनकी इस क्षमता का आकलन भी कराएं। बस इतनी सी बात आज मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका माइक बंद है सर। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन सर, आपने बहुत गूढ़ विषय को, अत्यंत सूक्ष्म विषय को इतने सरल और सहज शब्दों में प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और आपसे, आप जहां से जुड़ के हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहां पार्श्व में पूज्य प्रथम संघ चालक जी, द्वितीय संघ चालक जी दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी पूरी जो वैचार की है वो हम लोगों के सम्मुख उभर के सामने आई है, इसलिए भी आपका, हमारे विचार परिवार के आप अगुआ हैं, आप इसके लिए भी आपके का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आपने जिस पौराणिकता से वैज्ञानिकता को जोड़ा था, अभिमन्यु की बात करी थी, फिर आपने विभिन्न भारत सरकार के अपने सद प्रयासों की बात की है, वो हमारे श्रोताओं तक जाएगी। 5, 7, 8, 10 लाख लोग सहज रूप से यहाँ इस चैनल पर पहुंचते हैं, वो सुनेंगे और जानेंगे, और सबका ज्ञानवर्धन होगा। और ये विज्ञान का विषय तो है, विशेषज्ञता का विषय है, किसी की उस दिव्यांगता के समाधान का विषय है, लेकिन इसका सामाजिक सरोकार बहुत है। वो पिता समझता है जिसका जिसकी संतान में गले की बीमारी हो, कान की बीमारी हो, और वो बोल न सकता हो, गूंगा हो, तब क्या स्थिति होती है उस पिता पर, वही समझ सकता है। ये बहुत संवेदना का विषय है, बहुत संवेदनशील ढंग से जानने और समझने का विषय है। और उसकी आकांक्षाएं, जन्म से और मृत्यु के मध्य का जो अंतराल है वो जीवन है। और जीवन अगर किसी की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन न होता है, वो सुन न पाता है। और जिस प्रकार आपने प्रदूषण की चर्चा की है, कितना डेसिबल निर्धारित है, उससे अधिक, उन समस्त प्रश्नों को इस समस्त अपने पाथे में हम लोगों के सम्मुख रखा है, और हम लोग भी एक विद्यार्थी की तरह उसे जानने समझने का प्रयास कर रहे थे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जितने आज हमारे साथ हैं, प्रोफेसर उदयभान सिंह साहब, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर हर्षमणि जी, हमारे श्रद्धेय आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, जिनका भी कोई जिज्ञासा और प्रश्न है, डॉक्टर साहब का यह कहना था कि आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज ये आपको अवसर है, क्योंकि ये बहुत जिज्ञासा का विषय है। डॉक्टर हर्ष जी। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब को के बहुत ही संदर्भित विषय पर, और खास तौर से आजकल ये एक समस्या उभर रही है, खास तौर से यूथ में, जो कान में लीड लगा के ट्रैक पे, और ज्यादातर समय अब चूंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो जिसमें हम लोग बुक्स और ये सारे डिजाइन कर रहे हैं, तो वास्तव में ये सब चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। मेरी एक छोटी सी क्वेरी है डॉक्टर साहब से,
एक अभी बहुत फेमस एक प्लेबैक सिंगर हैं, अलका याग्निक। तो उनको एक कोई डिजीज हुई, तो उन्होंने उसका नाम उन्होंने शायद बताया था, सेंसोरिनल हियरिंग लॉस करके ऐसा बताया था। और ये उन्होंने बताया था कि ये लोगों को एडवाइस उन्होंने किया था कि आप कान में जो लीड वगैरह का इस्तेमाल है, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा सा और भी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो इस पर हम लोगों की और जानकारी अगर शेयर करें तो जिसको हम लोग आगे ट्रांसमिट करें, क्योंकि हम लोगों का वास्ता बहुत नए नए युवाओं से होता है, क्लास में जो है बच्चे भरे रहते हैं, तो उनको किस तरीके से। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। और बाई चांस की बात है कि जब अलका जी को इस प्रकार की जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की बीमारी हुई थी, उस दौरान उनके जो ट्रीटिंग ईएनटी सर्जन थे डॉक्टर मिलिंद कीर्तने जी, मुंबई के ही हैं, और हम और वो दोनों साथ में सिंगापुर में थे। और हम लोग उस समय, ठीक उसी समय जो अभी मैं वृद्धजनों की बात कर रहा था कि वहाँ पे फ्री हियरिंग की ऑपरेशन की व्यवस्था, कॉक्लियर इम्प्लांट की व्यवस्था दी गई है, उसी समय उनका फोन आया था कि मुझे ऐसा हो गया है मिलिंद, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि उनकी आवाज का भी वो ध्यान रखते हैं, गाने के लिए गले की आवश्यकता होती है। तो मिलिंद जी को उन्होंने फोन किया था। मिलिंद जी लगभग 85 वर्ष के सीनियर टीचर हैं ईएनटी के, और उनको विश्व की आधी जनता फॉलो करती है, ऐसे शिक्षक हैं, और भारत के होकर के पूरे विदेश में फेमस हैं। उसी समय उनका ये फोन आया था, तो उन्होंने अलका जी को कहा कि पहले ब्लड प्रेशर देखो, एक बार ये देखो कि हाथ पैर में और कहीं कमी झुंझुनी तो नहीं हो रही, कहीं और ऐसी क्षमता का की कमी तो नहीं हो रही, जो रूटीन काम करते थे वो नहीं हो पा रहा। कई बार ऐसा होता है कि जब ब्रेन स्ट्रोक डेवलप होता है तो शुरुआती स्टेज में भी ऐसा देखने को मिलता है, तो हम लोग सबसे पहले उसको रूल आउट करते हैं। दूसरा, शुगर तो नहीं बढ़ा, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा, या लंबे समय से ऐसी कोई बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से कोई थक्का दिमाग में जाके बैठ जाए और अचानक से सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाए। सडन हुआ था उनको। तो सडन का अर्थ होता है कि 72 घंटे के अंदर वो लगभग 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हियरिंग लॉस हो जाना, जो कि सुनने की रेंज में आती हैं। तो सुनने के लिए तो मानव का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है, लेकिन जो सुनने की रेंज है वो 500 से 4,000 के बीच की है, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, मान लीजिए चिल्लाते हैं, बोलते हैं। तो उस रेंज के अंदर अगर 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर हियरिंग लॉस हो जाए 72 घंटे के अंदर, तो उसको हम लोग सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मानते हैं। ऐसे लोगों का उपचार, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप हुई है, तो बहुत अच्छा होता है। लगभग 95% लोगों में अगले 6 महीने में सुधार हो जाता है। थोड़ा स्टेरॉइड्स वगैरह चलते हैं, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है समय समय पर। और आजकल तो हम लोग इंट्रा। आवाज में दिक्कत आ रही। सर अभी आवाज आवाज आ रही है? हाँ जी आ गई भाई ठीक हो साहब। गई जी जी, सर, नेट, ठीक। वो लाइट चली गई अचानक सडनली, तो वो उससे नेटवर्क में शिफ्ट होने में टाइम लिया होगा फोन ने। जी तो ऐसे में सर वो लगभग 90 से 95% तक आवाज वापस आ जाती है, सुनने की क्षमता, लेकिन 6 महीने तक का समय लगता है। सामान्यतः यह एज के अर्ली एज में या लेट एज में सेट इन होता है। यानी कि अगर 17-18 साल की उम्र में हो गया तो हो गया, नहीं तो सडन जो लॉस होता है वो लेट एजेस में भी होता है। बीच के एजेस में भी कभी कभी होता है, इसलिए बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा। उसके लिए हम लोग इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन वगैरह लगा के उसको ठीक कर लेते हैं। तो कुल मिला के जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, अगर उसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन पर हम जाए, तो हियरिंग लॉस लगभग 3 तरह का होता है। एक कंडक्टिव, दूसरा मिक्स्ड और तीसरा सेंसरी न्यूरल। तो सेंसरी न्यूरल जो है वो नसों में आने वाली कमी की वजह से होता है, और नसों में आने वाली कमी की वजह से होने वाले जो लॉस हैं वो सर्टेन एज ग्रुप के बाद होते हैं, हम सबको होते हैं। और आज के नॉइज पोल्यूशन के युग में तो पक्के ही होते हैं। तो उसको बचाने के लिए मैं कुछ सजेशंस दे सकता हूँ। एक तो कि हरी पत्तेदार सब्जी, पीले फल यानी पपीता इत्यादि का सेवन, तेज आवाज से बचना, अंकुरित मूंग चना खाना, दूध का सेवन समय से करना, रात में कम से कम 1 गिलास दूध लेना, ताकि विटामिन डी भी हमारा बढ़िया रहे। विटामिन ए जो हमारे हरी सब्जियों से मिलता है वो बढ़िया रहे। और एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि फल का सेवन करना। तो यह सारी चीजें तो हम नेचुरली लाइफ में कर सकते हैं। और योग के अंदर जो भ्रामरी की प्रक्रिया है, भ्रामरी प्राणायाम, उसको करना। और अगर
जैसे हम श्वसन की प्रक्रिया में जाते हैं तो हाई ऑक्सीजन फ्लो वाली जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जो कि कुछ तो प्राणायाम में भी हो जाती हैं, कुछ हमारे दौड़ने से भी हो सकती हैं। कुछ लोग दौड़ करके ज्यादा सांसें ले सकते हैं, तो जिनकी दौड़ने की क्षमता अच्छी है वो दौड़ लें, जिनकी दौड़ने की क्षमता अच्छी नहीं है तो कम से कम खूब गहरी सांसों वाली एक्सरसाइजेज या कंप्लीट पूरे 8 चक्र का प्राणायाम करें, तो उससे भी सुनाई की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसी स्टेज पर। बिल्कुल तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन रोक सकते हैं। हाँ, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का जो मरीज है उसमें क्षमता लगभग 90% तक वापस आ सकती है ट्रीटमेंट से। प्रोफेसर उदयभान सर, प्रोफेसर उदयभान सिंह सर। नहीं, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजों को समझाया है और बहुत ही संवेदनशील विषय पर। अभी हर्षमणि जी ने, डॉक्टर हर्षमणि जी ने एक बात जो बताई थी वो वास्तव में चिंताजनक है और उसको भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको संबोधित किया है डॉक्टर विश्वंभर सिंह सर ने वो जो आज की नई पीढ़ी के में वो कान में ईयरफोन लगा करके और घूमते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो सर ने बताया है कि उससे बचना चाहिए अपने को, और जो प्राकृतिक जो सुनने की क्षमता है उसका विकास करना चाहिए। और जैसे हम लोग अभी, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद किसी ने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखा है। हम लोग जैसे जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं उस प्रकार से करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा विषय, एक महत्वपूर्ण विषय, संवेदनशील विषय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय जो सिद्धांत है कि समाज के आखिरी छोर में भी खड़े व्यक्ति की चिंता करना और उसे सक्षम बनाना, उस विषय पर प्रकाश डाला है सर ने। और हम हम सब एक ही विचार के लोग हैं। जैसा कि अभी इन्होंने देखा, डॉक्टर अखिलेश जी ने, कि आदरणीय विश्वंभर जी जहाँ बैठे हैं उसके पार्श्व में जो है आदि सरसंघ चालक परम पूज्य हेडगेवार जी का चित्र था, गुरु जी का चित्र था। तो निश्चित रूप से ये जो कार्य करने की प्रेरणा मिलती है तो ऐसे महापुरुषों से ही मिलती है। और हम सबका एक ही हेतु है, हम सबका एक ही भाव है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में हमको है आगे जाना। तो समाज का वह भाग जो किसी न किसी कारण से किनारे हो जाता है उसको भी हम हाथ पकड़ करके अपने साथ में लेकर के चलें, उनकी दिक्कतों का समाधान करें। उस दृष्टि से आज का ये पाठ्य प्रोफेसर विश्वंभर सिंह जी का निश्चित रूप से प्रेरक है, अनुकरणीय है। और हम सब इसका आत्मसात करते हुए जहां कहीं भी ऐसे लोग मिलें तो आज आज के पाठ्य से जो कुछ मिला है हम सबको वहां पर जाकर हम क्रियान्वित करेंगे, तो निश्चित रूप से आज का हमारा यह पाठ्य सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। डॉक्टर भावेश जी, गुरु जी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास समय बहुत कम है। कुछ आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। आशुतोष प्रताप सिंह, आशु गुरु जी। जी, आवाज आ रही है अखिलेश जी? जी 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 भाई साहब जी। आज मतलब डॉक्टर साहब ने जिस ढंग से अपनी बात रखी, वास्तव में उन्होंने मतलब श्रवण शक्ति के ऊपर बल दिया। आप देखिए हमारे यहाँ भी मतलब श्रुति पर अधिक बल दिया गया है। मंत्रों को सुना जाता था और फिर मंत्रों का न्यूरो सेंसोरल और एक ढंग से आप कह सकते हैं पैन इफेक्ट जो शरीर, मन और बुद्धि पे पड़ता था, तब जाके लोगों का मन, बुद्धि और कर्म तीनों का सामंजस्य बैठता था। मनसा वाचा कर्मणा, जैसे हमारे यहाँ कहा गया सत्यम वद धर्मम चर, ये सबसे पहला बोल, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सारे के सारे। ज्ञापन कर दीजिए। हाँ, कुछ दिक्कत? बोलिए 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 बोलिए। तो ये सारे के सारे ऑटो सजेशंस थे, ये आज्ञाएं नहीं थी, ये ऑटो सजेशंस थे। ऐसे ऑटो सजेशंस की हमको आवश्यकता है आज। और वास्तव में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि श्रवण इंद्रिय जो है ये हमारा सबसे प्रमुख वो है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने देखिए देखा और सुना। देख कर आप मतलब क्या कर सकते हैं, देख लिए, हो गया, लेकिन वो क्या देखा उसको वाणी में व्यक्त करना, वो हमारे मंत्र हुए। और फिर उसको लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध भी बाद में हुआ। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषि
दृष्टा कहे गए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी के मुख से जो चारों वेद निकले उसको 4 ऋषियों ने सुना ही नहीं, देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों पर, गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से, तो सुनने का एक बहुत बड़ा महत्व है। और आज के अमृत काल में ये सौभाग्य होगा लोगों का कि जो इस डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, वे यदि उनके श्रवणेंद्रिय पुनः स्वस्थ हो जाते हैं तो वो आज भारत शब्द सुन सकेंगे, क्योंकि कम से कम वो इंडिया नहीं सुन पाए, लेकिन कम से कम उनका सौभाग्य होगा कि वो भारत शब्द सुनेंगे और भारत का जय घोष सुनेंगे। भारत के जय घोष की जो अनुगूंज है, जो विश्व व्याप्त हो रही है, उसे भी सुन सकेंगे। तो आज वास्तव में डॉक्टर साहब ने बहुत ही एक संवेदनशील विषय चुना और बहुत ही समयोपयोगी एक प्रासंगिक विषय चुना, क्योंकि आज ये मतलब जैसे हम लोगों ने अपंगता को कह दिया दिव्यांग, तो कम से कम ये जो एक सुनने की क्षमता कम होना या न होना, ये भी एक ढंग से एक दिव्यांगता है, और कम से कम उसको दिव्यांगता में मान लिया गया है, और उसके लिए अच्छे ढंग से प्रयास होने चाहिए। उसमें केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति अगर है तो उसको हीनता का आभास न होने दें, उसको भी अपना समझें। ये अपनत्व हमको दिव्यांगों के प्रति दिखाना पड़ेगा। ये संदेश जाना चाहिए इस मंच से कि कोई हीन नहीं है, सभी सांगोपांग हैं, सर्वांग हैं, लेकिन अगर कोई अंग में थोड़ी सी दुर्बलता आ गई है या कोई चीज आ गई है तो उसको हमको हीन नहीं समझना है और उसको हीन भावना से ग्रस्त भी होने नहीं देना है, और समावेशी विकास में उसका भी उतना ही योगदान होना चाहिए जितना कि औरों का। और मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे उस पे मतलब वक्तव्य रहा, और मेरा सादर प्रणाम और जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन इस बहुत ही सूक्ष्म टिप्पणी के लिए। वो टिप्पणी क्या, आदर्श, वो आपके डॉक्टर साहब के लिए, हम सबके लिए आशीर्वचन है, क्योंकि गुरु जी का वो घराना है, वो जो घर है, वहीं से अटल जी की राजनीतिक यात्रा भी शुरू हुई थी। तो बहुत ही महनीय हमारे आदर्श हैं आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, विद्वत्ता का के साकार प्रतिरूप हैं। अब मैं, डॉक्टर साहब का समय बहुत कीमती है, अब मैं डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, कि बहुत ही हम हमारे डॉक्टर साहब के प्रति एक आभार लोक पहल की तरफ से ज्ञापित करें। डॉक्टर भावेश जी। जी धन्यवाद सर। लोक पहल के सर आज के इस परिचर्चा में हम सभी के बीच में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर विशंभर सिंह सर का पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ, और जैसा कि इसका टॉपिक था कि मैं भी भारत सुनना चाहता हूं, तो मैं भी इसे बहुत ध्यान से सुन रहा था, डॉक्टर साहब के एक एक शब्दों को सुन रहा था, और आपने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में एज ऑफ कम्युनिकेशन से प्रारंभ किया, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम सुनना से आपने अपनी बात को प्रारंभ किया है। रूरल एरिया में क्या परिस्थितियां हैं, अर्बन एरिया में क्या परिस्थितियां हैं, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहित विभिन्न जो सरकारी संस्थान हैं और जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर किस प्रकार से अगर सुनने में समस्या आ रही है या जन्म से ही सुनने की क्षमता का अभाव है, जैसी बीमारियों का क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में आपने बताया। जेनेटिक जो केसेस हैं उनके साथ ही साथ जो बीमारियां जेनेटिक न होकर बल्कि उस मरीज में पर्टिकुलर दिखाई पड़ रही हैं, या जन्म से अगर सुनने की क्षमता का अभाव है तो किस प्रकार जन्म से 72 घंटे के अंदर उसके सुनने की शक्ति की जांच करके और उसका कारगर इलाज किया जा सकता है, जैसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके वक्तव्य से प्राप्त हुई। भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो परसेंटेज है 5% की आपने बात की कि सुनने की क्षमता का अभाव दिखाई पड़ता है। देखिए उसमें भी कारगर इलाज संभव है यदि वह समय के साथ किया जा सके।
ध्वनि प्रदूषण के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के होने वाले इन्फेक्शन और अन्य जो दवाइयां हैं उनके असर, कैंसर जैसी बीमारियों से क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है सुनने की क्षमता पर, इसका आपने बहुत ही सरल शब्दों में इसकी हमने जानकारी प्रदान किया। यूथ को आपने एक बड़ा सकारात्मक संदेश दिया कि भले ही उनका कार्य थोड़ा एआई से और डिजिटल यंत्रों के माध्यम से चल रहा है, लेकिन फिर भी ईयरबड लगाने के साथ ही साथ, हेडफोन लगाने के साथ ही साथ किस प्रकार की सावधानियों को बरत कर वे कान की इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात सर ये कि बच्चे हों या बड़े हों या किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, उनकी किस प्रकार की इम्प्लांट सर्जरी की जा सकती है, और उसमें आयुष्मान भारत की जो योजना है, प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड की योजनाएं हैं, सीएम रिलीफ फंड की जो योजनाएं हैं, उनसे किस प्रकार सरकारी सहायताएं प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में उनको किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, उसका भी आपने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण और बड़ी ही आवश्यक जानकारी प्रदान किया, जो लोक पहल के इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों लोगों के बीच में जाएगी। इस लोक पहल को अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं पूरे लोक पहल परिवार की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर विशंबर सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करने में प्रोफेसर आलोक सिंह सर, प्रोफेसर संतोष सिंह सर, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, प्रोफेसर आनंद पाटड़ीकर सर, डॉक्टर उदयभान सिंह सर, डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर और हमारे अग्रज, और इस कार्यक्रम को एकदम सबके बीच में लाने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, साथ ही साथ हमारे अग्रज, हमारे अगुआ जिसे हम कहें आशुतोष प्रताप सिंह गुरु जी, सहित अन्य जो भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, आप सबको पूरे लोक पहल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसे तकनीकी रूप से प्रस्तुत करने में आशुतोष मिश्रा जी का जो सहायता और जो उनके निस्वार्थ सेवाएं प्राप्त हो रही है, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर भावेश जी, सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। इस आभासी मंच पर प्रोफेसर संतोष सर के माध्यम से हम लोगों के परिवार के ही अपनों के बीच के अपने डॉक्टर प्रोफेसर विश्वंभर सिंह सर हम लोगों के बीच आए। आपका इतना गहन पाठ है, जितनी सरलता और सहजता आप में है, वो आपकी विद्वत्ता की झलक उसमें मिलती है। जो सरलता, सहजता, जो आपकी पारिवारिक संस्कृति और सभ्यता है, उसका मूर्त स्वरूप ही आपके रूप में पूरी तरह दिखाई देता है। इतनी सरलता से, इतनी सहजता से हमारे इस मंच को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है सर, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और निवेदन के साथ कि ऐसे महनीय अवसर पर जब भी हम लोग साल में, एक बरस में हम आमंत्रित करें, हमें जरूर उपकृत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी जानकारियां, यह केवल वो एक रोग नहीं है, एक डिजीज नहीं है, एक किसी प्रकार का की अल्पता नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का, हमारी संवेदना का जुड़ा हुआ विषय है कि हम अपने समाज के प्रति कितने सजग होते हैं। आपका बहुत आभार, आपका सर बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम में वो सफलतापूर्वक संचालित कर रहे शुभम त्यागी जी का, जो तकनीकी सहयोग मेरठ से कर रहे हैं आशुतोष प्रताप आशु गुरु जी, हमारे शिष्य आदर्श सिंह जी, हमारे शिष्य आशुतोष मिश्रा जी, देवेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, डॉक्टर सिद्धांत पांडे जी, डॉक्टर हमारे अगुआ, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे अभिभावक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, और हिमांशु राज त्रिपाठी जी, हमारे शोध छात्र सनी जी, और हम सब, मेरे अग्रज और व्यक्तिगत जीवन के मेरे बहुत ही मार्गदर्शक प्रोफेसर उदयभान सिंह सर की उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं, और आप सबको बहुत बहुत हृदय से आभार देता हूं। पूरा लोकपाल परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता है सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ मैं शुभम त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समारोह करें। शुभम त्यागी जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।